इलेक्शन में वोटों की खातिर की शादी भाग 1। वो मेरे सामने दुल्हन बनी बैठी रोए जा रही थी और मैं गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। एक तो मुझे वैसे ही उस बेवकूफ़ लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से जो कुछ हो चुका था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका हल क्या निकालूं। ऊपर से उसके रोने सिसकियों की आवाज़ ने मुझे अच्छा खासा चिड़चिड़ा सा बना दिया था। मैं उसके पास आया और उसे उंगली दिखाई और सख्ती से कहा, अपने मगरमच्छ के आंसू बंद करो, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। मेरा बस इतना ही कहना था कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सिर्फ उसे डराना चाहता था। मैंने कहा, मुंह बंद करो अपना। कहने लगी, ये सब क्या हो गया रोहन? मैंने कहा, तुम्हें पता होगा। अपने बाप के सामने सच नहीं बोल सकती थी? कह नहीं सकती थी कि तुम मुझसे नहीं बल्कि वीर से मोहब्बत करती हो? वो कहने लगी, मैं डर गई थी। मैंने कहा, तुम्हारे डर ने तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये मेरा मुंह देख रही हो तुम? मैंने अपने दोनों गाल उसे दिखाए, जिस पर मेरे बाप की 5 उंगलियां छपी हुई थी। मैंने कहा, ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है। तो कहने लगी, तुम्हें बस अपने मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ का अफसोस है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने कहा, अगर तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहती तो इस वक्त चुप रहो। मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ। और इस वीर के बच्चे को फ़ोन करो। रात का 1 बज रहा था। उसने अपने आंसू साफ किए और अपने पर्स से मोबाइल निकाला और दोबारा वीर का नंबर मिलाने लगी। मैं भी उसके सामने बैठ गया। कहने लगी, अभी भी फ़ोन बंद है। मैंने कहा, ये मेरे सामने तो आई, गोली मार दूंगा उसे। तो कहने लगी, उसे अभी दफ़ा करो, मुझे बताओ कि अब क्या होगा। देखो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने कहा, तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए? वो उल्लू का पट्ठा, मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसको कौन कौन सी गाली दे दूँ। मेरा यह कहना था कि जैस्मिन मुझसे कहने लगी, देखो उसे गाली मत दो। मैंने कहा, देखो मेरा दिमाग का मीटर पहले ही बहुत शॉर्ट चल रहा है, ये ना हो कि मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी गाली देना शुरू कर दूँ। अरे यार, मोहब्बत तुम लोगों ने की थी, उसको मैंने नहीं की थी। मैं खामखा में क्यों फंस गया तुम दोनों के बीच में? मेरा ना लेना ना देना सिर्फ तुम्हारे चुप रहने की वजह से मेरी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल के रख दिया। तुमने रात को सुना ना पापा ने क्या कहा था? वो कहने लगी, गुस्से में थे तो कह दिया होगा। मैंने कहा, गुस्से में थे या नहीं थे, लेकिन वो जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। मुझे सारी टेंशन अपने पापा की बातों की थी। टेंशन की वजह से मैं सर पकड़ कर बैठा हुआ था। असल में वीर, जैस्मिन और मैं, हम तीनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो दोनों काफ़ी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों के बाप राजनीति में थे और मैं एक मिडिल क्लास का आम सा बंदा। लेकिन वीर से मेरी बहुत दोस्ती थी। हम सब लोग पॉलिटिक्स में पढ़ रहे थे। मुझे तो खैर पत्रकार ही बनना था, लेकिन वो दोनों इसलिए भी पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे क्योंकि दोनों ही नेताओं के बच्चे थे। शायद उनके बापों को ये लगता था कि भविष्य में देश की डोरें उन्हीं के बच्चों ने संभालनी है। सबसे बड़ा मसला ये था कि दोनों के बाप आपस में मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। पंजाबी मुहावरा है ना, इट कुत्ते दवीर, बस वही वाली मिसाल थी। दोनों के बाप एक दूसरे के जाने दुश्मन थे, लेकिन दोनों के बच्चों में इतनी मोहब्बत कि अगर एक दिन जैस्मिन न आए तो वो वीर पूरा दिन बौखलाया बौखलाया नजर आता था। ये दोनों के बाप सोशल मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बयान देते तो दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में सर पकड़े बैठे रहते थे। आखिर इन दोनों के बाप वीर और जैस्मिन की शादी के लिए मानेंगे तो मानेंगे कैसे? मैं पिछले 1.5 साल से यही सब कुछ देख रहा था। यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से मिलने से पहले भी दोनों किसी राजनीति पार्टी में आपस में मिल चुके थे और वही उनकी हेलो हाय और दोस्ती भी बढ़ चुकी थी। दोनों के बापों में जितनी मर्जी दुश्मनी थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। फिर यूनिवर्सिटी में भी एक ही क्लास में थे। मैं वीर का दोस्त था। उन दोनों की लव स्टोरी मेरे सामने ही परवान चढ़ी थी। ये दोनों परेशान होते, आपस में बातें करते कि अब क्या होगा, और मैं मज़े लेता था। अक्सर टेबल पर उनकी बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स रखी होती थी और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते थे। जैस्मिन, तुम अपने पापा को समझाने की कोशिश करो, सियासत को सियासत ही रहने दें, घरों में मत लेकर आएं। अगर दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो बताओ हमारा क्या होगा? मैं उल्टी कुर्सी करके टेबल पर ही बैठा था। मैंने पहले अपना बर्गर निपटाया, अपनी कोल्ड ड्रिंक को ख़त्म किया। इन दोनों को तो खाने पीने का भी होश नहीं था। जैस्मिन कहने लगी, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं खुद इतनी परेशान हूँ कि बता नहीं सकती। गलती से अगर टीवी पर तुम्हारे पापा नज़र भी आ जाएं तो वहीं उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। गुस्से के मारे वो खाना तक छोड़ देते हैं, कहते हैं टीवी बंद करो वरना टीवी तोड़ दूँगा।
वीर ने गहरी सांस ली, कहने लगा, सेम सिचुएशन यार। मुझे समझ नहीं आती आखिर ये लोग कब तक एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे। इस सब में मैं 2 बर्गर खा चुका था। सुबह वैसे ही मुझे मेरी बहन ने नाश्ता नहीं बना कर दिया था और इस वक्त मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। खाने पीने का मैं वैसे भी बहुत शौकीन था। 4 पराठे भी होते तो मैं आराम से खा जाता था। पता ही नहीं चलता था कि जाते कहाँ हैं। 2 बर्गर खाने के बाद मैं तीसरा बर्गर भी चुपचाप जैस्मिन की प्लेट से उठाने लगा था कि जब उसने मेरी कलाई पकड़ी और कहने लगी, रखो यहीं, पेटू कहीं के, 2 बर्गर खा गया, पेट नहीं भरा तुम्हारा। मैंने कहा, तो बर्बाद करने से तो बेहतर है किसी के पेट में चला जाए, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों नहीं खाओगे। मैंने अपनी कलाई से उसका हाथ पीछे किया और बर्गर खाने लगा। वो मुझे गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, वीर, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा वफादार दोस्त है। मैंने कहा, चलो जी, अब तुम मुझ पर आ जाओ। तुम लोगों की अपने बापू पर तो चलती नहीं, बस मुझ गरीब पर चलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसा राजनीतिक नेताओं की गरीब जनता पर चलती है। सारा गुस्सा और सारा नज़ला आम जनता पर गिरता है। बजट की सूरत में, महंगाई की सूरत में, बिजली के बढ़ते हुए बिल की सूरत में। मैंने जब ये कहा तो दोनों ने मुझे तीखी नज़रों से देखा था। जैस्मिन कहने लगी, यहाँ हमारी जान पर बनी है, तुम्हें अपने रोने याद आ रहे हैं। मैंने कहा, जाहिर सी बात है, क्या करूँ, हमारे घर में तो यही परेशानियाँ हैं जो हम देख रहे हैं। वीर कहने लगा, यार जैस्मिन, इसे छोड़ो। किसी से मोहब्बत होती तो पता चलता ना इसे कि मोहब्बत क्या होती है। मैंने कहा, हाँ भाई, हम जैसे मिडिल क्लास को ना मोहब्बत होती है और ना ही हम मोहब्बत करते हैं। ये तो बस अमीरों के चौचले हैं। हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो बस यही सोचने में गुजर जाती है कि बढ़ते हुए बिल को घर के कमरों की कितनी लाइट्स और पंखे बंद करने से कम करना है। राशन में कौन सी चीज़ ज़्यादा आ गई है जिसके बगैर घर का गुजारा बसर हो सकता है। मेरी माँ रोज़ाना ये जोड़ तोड़ करके घर चलाती है और उनकी तरह मैं भी अपनी जैसी किसी आम सी लड़की से शादी कर लूँगा और ये भी मेरी माँ की तरह ऐसे ही क्या करेगी। वैसे भी एंकर की क्या ज़िंदगी होती है, भाग दौड़ करके ख़बरें इकट्ठी करते रहना। तुम जैसे लोगों के पीछे पीछे फिर के उनकी लाइफ को डिस्कस करते रहो कि आखिर कब तक लोगों के अंदर से कोई अनोखी ख़बर हमारे हाथ लगे और हम उसे सोशल मीडिया पर मिर्च मसाला लगाकर इस तरह से लगाएं कि वो आग की तरह फैल जाए ताकि हमारी थोड़ी जेब गर्म हो सके। ये प्यार मोहब्बत ये सब हमें नहीं होता। ये तो तुम दोनों मेरे दोस्त हो, वरना तुम दोनों की प्यार मोहब्बत की दास्तान अगर मैं सोशल मीडिया पर सुना दूँ तो कसम से मेरी जेब में अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। नीतीश शर्मा की इकलौती बेटी जैस्मिन शर्मा को सुनील गुप्ता जी के राजनीतिक दुश्मन के बेटे वीर गुप्ता से तूफ़ानी मोहब्बत। वाह, मैंने पेप्सी का सिप लेते हुए बढ़िया खूबसूरत कहानी इमेजिन की थी। दोनों ने मुझे कंधे पर एक एक चपाती लगाई थी। मैं तीसरी पेप्सी जैस्मिन की पी रहा था जब उसने मेरे हाथ से अपनी बोतल छीनी और कहने लगी, वीर, इसे चुप करवा लो वरना आज ये मेरे हाथों से मारा जाएगा। वीर कहने लगा, मुझे इसका भविष्य यही नज़र आ रहा है, या तो ये तुम्हारे हाथों से मरेगा या फिर मेरे हाथों से। मैंने कहा, कर दी ना नेताओं जैसी बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को जनता का खून चूसने के अलावा और क्या आता है। दोनों ही मुझे आंखें दिखाने लगे और मैं हंसने लगा। मैंने कहा, अच्छा कूल डाउन, टेंशन मत लो, हो जाएगी तुम दोनों की शादी। ये कहकर जैस्मिन से मैंने कहा, शर्म नहीं आती, मेरी झूठी बोतल पियोगी। मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का दोस्त हूँ, लाओ इधर दो। ये कहकर मैंने उससे बोतल ली और पीने लगा। बहरहाल दोनों की आए दिन कोई ना कोई परेशानी मुझे सुनने को मिलती थी, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि दोनों के बाप इलेक्शन में एक ही वार्ड में खड़े हुए थे। दोनों की कोशिश थी कि वहाँ की सीट वो जीत लें, इसलिए ज़ोर शोर से नेताओं के भाषण चल रहे थे और वहीं दोनों के पार्टी मेंबर्स में बहुत झगड़ा हुआ था। बात हाथापाई तक आ पहुंची थी, यहाँ तक कि एक दूसरे पर कुर्सियाँ उठाकर फेंकने लगे। पुलिस आ गई, आंसू गैस फेंकी गई। वहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा लगा था। अब तो दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। इलेक्शन सर पर थे और इस तरह की लड़ाइयाँ पत्रकार के लिए सूदमंद साबित होती हैं। तो मैं पत्रकार बन भी रहा था, लेकिन साथ साथ पत्रकारिता कर भी चुका था। मैंने भी बड़े मिर्च मसाले लगाकर वहाँ की वीडियो बनाई और अपने चैनल के ओनर के सामने रखी। वीडियो देखकर मेरे सर मुझसे बहुत खुश हुए, साथ में 5,000 का नोट बोनस भी दिया था। मैंने वो नोट चूमा और जेब में डाल लिया। तभी मुझे वीर की कॉल आई, बेवकूफ़ गधे, तुम्हें शर्म नहीं आई? यहाँ हमारी ज़िंदगी दांव पर लग गई है और तुम यहाँ पर मिर्च मसाले लगाकर मेरे बाप के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा, तो क्या हो गया, मेरा तो काम ही यही है यार। अब घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या। मेरी भी पोजीशन समझो, यही तो दिन है हमारे कमाने के। पूरे साल हर साल तो हम लोग बैठकर मक्खियाँ मारते हैं,
कोई ख़बर ही नहीं आती। इलेक्शन के दिनों में ही तो हमारी मौज आती है, तुम ज़्यादा सीरियस मत लो। तो वो कहने लगा, मेरे घर के आसपास भी तुम नज़र आए ना तो मेरे बाप के पहरेदार तुम्हें गोलियों से भून देंगे। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होगा, नहीं आऊँगा तुम्हारे घर के आसपास। वो कहने लगा, जैस्मिन के बाप की तो कोई ख़बर नहीं उड़ाई तुमने। मैंने कहा कहो तो उड़ा देता हूँ जानी, तुम बस हुक्म करो, तुम्हारी महबूबा के बाप की भी धज्जियाँ उधेड़ के रख दूँगा। तो कहने लगा, ये नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा बाप उसी की फैक्ट्री में मैनेजर है। तुम्हारा घर अगर किसी वजह से चल रहा है ना तो वो जैस्मिन के बाप की फैक्ट्री के बलबूते पर चल रहा है। मैंने अपना सर खुजाते हुए हाँ में एतराफ़ किया था, क्योंकि वाकई मेरे पापा जैस्मिन के पापा की फैक्ट्री के मैनेजर थे। पैसों का सारा हिसाब किताब वही रखते थे और काफ़ी ईमानदार भी थे। इसीलिए पापा ने पहले ही कहा था कि तुम्हारी पत्रकारिता तुम्हारा शौक़ है, मैं तुम्हें रोकता नहीं, लेकिन तुम्हारा शौक़ मेरी नौकरी के आड़े ना आए। अपने बाप से मैं बहुत डरता था, इसलिए जैस्मिन के बाप ने कल ही बोल दिया था कि हमारे मेटर को अपनी पत्रकारिता से दूर ही रखना। वीर तो अपना ही यार था, इसलिए मुझे उसकी परवाह नहीं थी। बहरहाल इन दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी, जिसकी वजह से मैं आम से ख़ास हो गया था। दूसरों की ख़बरों में मिर्च मसाला लगाने वाला मैं एक ऐसा पत्रकार जो ख़ुद एक ऐसी ख़बर की सुर्ख़ी बन चुका था कि लोगों के होश उड़ के रह गए थे। असल में हुआ ये था कि एक दिन जैस्मिन रोते हुए यूनिवर्सिटी आई थी। इत्तेफाक था कि उस दिन वीर नहीं आया था। आते ही मुझसे कहने लगी, वीर कहाँ है? हमारा आखिरी सेमेस्टर था, बस 2-3 महीने में पेपर होने वाले थे और उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी को अलविदा कह देना था। मैंने तो पहले ही पत्रकारिता की नौकरी कर ली। दिन में यूनिवर्सिटी की बस 2-4 क्लास ही लेता था और फिर अपने काम पर लग जाता था। मैंने कहा पता नहीं सुबह से आया नहीं। फिर मैंने कहा तुम क्यों रो रही हो? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कैंटीन में ले गई। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा, सब देखेंगे तो मेरा पूरा प्रोपेगेंडा बन जाएगा। लोग कहेंगे कि पता नहीं नेताजी की बेटी के साथ इस पत्रकार का कोई चक्कर चल रहा है। वो कहने लगी, शट अप रोहन। मुझे कैंटीन में ले जाकर टेबल के पास जाकर उसने मेरा हाथ छोड़ा, फिर कुर्सी खिसकाकर बैठ गई। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगी, मत पूछो, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। मैंने कहा क्या हो गया? तो वो कहने लगी, मेरे डैड मेरी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से करना चाहते हैं और वो भी एक नेता का बेटा है। मेरी मंगनी से ये दोनों पार्टी मिल जाएंगे और इनकी पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सुबह से वीर को कॉल कर रही हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा ये तो काफ़ी टेंशन की बात है। मैं भी काफ़ी फ़िक्रमंद हो गया था, क्योंकि मैं जानता था ये दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं। वो तो रोए जा रही थी। मैंने कैंटीन में मौजूद लड़के को आवाज़ दी। मैंने कहा ऐसा करो, 2 ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ और पैसे मेरे बिल में लिख देना। वो कहने लगा, कौन सा बिल जो आप महीना महीना भरते नहीं? मैंने कहा वीर आता है तो भरवा देता हूँ, ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाकर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आओ और ठंडी लेके आना। वो मुंह बनाते हुए चला गया। मैंने जेब से टिश्यू पेपर निकाल कर जैस्मिन को दिया। मैंने कहा अच्छा चुप तो करो, आंसू तो साफ़ करो। तुम्हारे रोने से तुम्हारा बाप तुम्हारी मंगनी तो नहीं रुकवा देगा। वो कहने लगी, मैं मर जाऊंगी वीर के बिना। मैंने कहा अच्छा फ़िलहाल तो चुप करो। इतनी देर में वो लड़का 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गया, हमारी टेबल पर रख कर चला गया। मैंने कहा चलो ये पियो ताकि तुम्हारा दिमाग कुछ ठंडा हो, मैं करता हूँ वीर को कॉल। फिर मैंने मोबाइल निकाला लेकिन वीर का नंबर बंद था। मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज भी किया कि तुम कहाँ हो और ये भी बताया कि जैस्मिन का बाप उसकी मंगनी किसी और से करना चाहता है, इसलिए जल्दी से कांटेक्ट करो। लेकिन उसकी कोई भी कॉल नहीं आई थी। जैस्मिन ने मुझे कोई भी क्लास नहीं लेने दी, बस बार बार कह रही थी कि तुम किसी तरह से वीर से कांटेक्ट करो। मैंने कहा ठीक है, तुम परेशान मत हो, फ़िलहाल अपने घर जाकर सुकून से बैठो। मैं वीर के घर जाऊंगा और देखूंगा क्या बात है और वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। जैस्मिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझसे कहने लगी, प्लीज़ रोहन तुम हमारी मदद करोगे ना? मैंने कहा हाँ, जितना हो सकेगा कर दूँगा, बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें? तो वो कहने लगी, बस मैं सोच चुकी हूँ अगर डैड ने मेरी मंगनी उस लड़के के साथ कर दी तो फिर मैं घर से भाग जाऊँगी और वीर से शादी कर लूँगी। मेरा दिमाग ठिठका था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त खबर होगी और इसके तो मुझे लाखों मिलेंगे। बहरहाल अपने दिल की ख्वाहिश मैंने ज़ाहिर नहीं की। यूनिवर्सिटी से फ्री होकर मैं वीर के घर गया था। उसके होमगार्ड ने जब मुझे देखा तो माथे पर बल डालकर कहने लगा कि तुम वही पत्रकार हो ना जिसने हमारे सेठ के बारे में उल्टा सीधा बोला था?
मैंने कहा, अंकल वो मेरा काम है इसलिए बोलना पड़ता है, और आपको पता है ऐसा बोलने से आपके सेठ का कितना फ़ायदा है। वो गार्ड मुझे ध्यान से देखने लगा, कहने लगा, अच्छा वो कैसे? तो मैंने कहा कि वो ऐसे कि जब इन बड़े बड़े लोगों की बुराई सोशल मीडिया पर लगती है तो उसे वो लोग भी देखते हैं जो राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, और फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब पता चलता है कि यह खबर झूठी है तो फिर उसी को वोट देते हैं। मैंने उस सीधे साधे गार्ड को बेवकूफ़ बनाया था और वो बन भी गया था। कहने लगा, तुम्हारा मतलब है हमारा सेठ को वोट मिलेगा? मैंने कहा, 100% मिलेगा। अब ये बताओ कि वही वीर साहब कहाँ पर हैं? कहने लगा, वो तो सेठ के साथ गए हुए हैं, वहाँ सेठ साहब भाषण देगा तो वीर साहब भी उनके साथ खड़ा होगा, तो वहाँ से उनको वोट मिलेगा। मैं समझ गया था कि जहाँ वो गया है वहाँ फ़ोन की सर्विस नहीं होगी, वरना ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो जैस्मिन की कॉल को अटेंड ना करे। मैंने कहा, तुम्हारा वीर साहब वापस कब आएगा? तो कहने लगा कि शाम तक आ जाएगा। मैं अपने घर आ गया। मैंने जैस्मिन को मैसेज दे दिया था, लेकिन वो परेशान थी। रात के 3 बजे मेरे फ़ोन पर बेल बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो वीर का फ़ोन था। बेहद परेशान था, शायद जैस्मिन से उसकी बात हो चुकी थी। वो कहने लगा, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा, क्या हो गया? कहने लगा कि उसका बाप उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर रहा है, वो भी सिर्फ 4 दिन के अंदर। ये सुनकर तो मेरी पूरी आंखें खुली थी, नींद आंखों से उड़ गई थी। ओह, ये तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। वो कहने लगा, मुझे और जैस्मिन को 2 दिन के अंदर शादी करनी पड़ेगी। मैंने दिल में सोचा, वाह, इसे कहते हैं कि 5 उंगलियां घी में होना। इनकी शादी होगी और उसकी वीडियो मैं सबसे पहले अपने चैनल पर लगाऊंगा। इस बार तो मुझे मेरे बॉस से डबल बोनस मिलेगा, हो सकता है 1 लाख मिल जाए, फिर मेरे तो मज़े ही मज़े। मैंने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो वीर, तुम्हें जैस्मिन से शादी कर लेनी चाहिए और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालनी चाहिए। वो कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं करना, हम सिर्फ शादी करेंगे क्योंकि अगर इलेक्शन में ऐसी कोई वीडियो चल पड़ी तो मेरा बाप मेरा खून कर देगा। फ़िलहाल उसकी शादी रुकवाने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। मैंने दिल में सोचा, धत तेरे की, मतलब ये बंदा मेरा फ़ायदा नहीं होने देगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम बस ये बताओ कि शादी कब और कहाँ करनी है, मैं सारी तैयारी करवा दूँगा, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। वो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें सुबह सब कुछ बता दूँगा, सब कुछ तुमने अरेंज करना है। जैस्मिन अपने घर से उसी फ्लैट में पहुँच जाएगी और तुम भी पहुँच जाना। मैं शायद थोड़ी देर से आऊँगा क्योंकि आजकल मेरा बाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, हर जगह मुझे अपने साथ लेकर जाता है। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं अपने बाप को चकमा देकर वहाँ से भाग कर आ जाऊँगा। मैंने कहा, डन, हो गया। ये कहने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब अपने दिमाग को मैंने पत्रकारिता के अंदाज से चलाया। मैंने सारी तैयारी कर ली। मुझे वीर ने अपने एक ऐसे फ्लैट का पता बताया जो खाली था। वो चाबी भी मुझे दे चुका था। वो पूरा फ्लैट खाली था। मैंने एक पत्रकार को कहा कि तुम यहाँ पर छुपकर फेरों की वीडियो बनाना और उसे चुपचाप सोशल मीडिया पर उसी वक्त अपलोड कर देना। जो कुछ यहाँ होगा तुम वीडियो की क्लिप बनाकर भेजते जाओगे ताकि मेरी दुकान जम कर चले। फिर मैं कह दूंगा, मुझे क्या पता किसने क्या किया, शायद किसी ने शरारत से ये सब कर दिया होगा। बहरहाल मैंने अपने उस बेवकूफ़ दोस्त को चुपचाप पर्दे के पीछे छुपा दिया। वो कहने लगा, रोहन करना क्या है, आखिर यहाँ पर होना क्या है? मैंने कहा, मेरी शादी होनी है एक लड़की से। उल्लू गधे, तुम्हें जितना कह रहा हूँ ना बस वो करो, वीडियो क्लिप करो और फ़ौरन से सोशल मीडिया पर लगाते जाओ। वो अपना सर हाँ में हिलाने लगा। वो अभी नया नया इस फील्ड में आया था, इसलिए मुझे उससे काफ़ी सर खपाना पड़ता था। बेवकूफ़ सा लड़का था और तजुर्बेकार भी नहीं था। मेरे साथ मुफ्त में काम कर रहा था, इसलिए मैंने उसे रख लिया था। बाकी पंडित जी का भी मैंने इंतज़ाम कर दिया था। जैस्मिन जब घर से आई थी तो बिल्कुल सादा लिबास में थी। एक कमरे में वीर ने उसका शादी का जोड़ा तैयार किया हुआ था, क्योंकि उसका इरादा सिर्फ फेरों का नहीं बल्कि सुहागरात का भी था, ताकि उसका बाप कुछ भी ना कर सके। जल्दी से जैस्मिन शादी का जोड़ा पहना और लॉन्च में आकर बैठ गई। अब हमें वीर का इंतज़ार था। मैं नहीं जानता था कि वो बेवकूफ़ मेरी और जैस्मिन की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देगा। मैं काफ़ी देर तो चक्कर काटता रहा, फिर वीर को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद था। शायद उसका बाप उसे फिर किसी गांव में ले गया होगा जहां फ़ोन की सर्विस नहीं आ रही। वो कहने लगी, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने कहा, तसल्ली रखो। ये कहकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा था
और मेरे उस फोटोग्राफर दोस्त ने मोबाइल पर उसकी वीडियो और तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। ये खबर तो जैसे आग की तरह फैली थी। मेरे बाप की कॉल्स आने लगी। मैंने सोचा शायद पापा ये पूछेंगे कि अभी तक घर क्यों नहीं आया, घर पहुंच जाओ। मैंने फ़ोन ही अटेंड नहीं किया। मैं नहीं जानता था कि वो जगह कैसे ट्रेस की गई थी। लेकिन कुछ ही देर में पुलिस, मीडिया और जैस्मिन का बाप और मेरा बाप वहाँ पहुँच गए थे। एक तमाशा सा लग गया था। मैं तो यूँ था कि सांस लेना ही भूल गया था। यही हाल जैस्मिन का भी था। पंडित जी भी घबरा कर खड़े हो गए थे। जैस्मिन का बाप बड़े गुस्से में था और एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और वो रोने लगी। उसे लगा शायद उसके बाप ने उसका पीछा करवाया था, इसलिए वो पकड़ी गई। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। चलो उसका बाप आता, लेकिन पुलिस साथ थी और मीडिया भी। बहुत से लोग लाइव वीडियो बना रहे थे और फिर ये कहने लगे कि नीतीश शर्मा की बेटी ने अपने ही फैक्ट्री के मैनेजर के बेटे के साथ इश्क लड़ाकर शादी कर ली। मैं जो एक धुआंधार तूफानी खबर छापना चाहता था, खुद एक खबर का हिस्सा बन गया था। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैस्मिन मुझे हैरान नज़रों से देख रही थी और अपने बाप को भी देख रही थी। लेकिन पत्रकारों की कैसेट शुरू हो चुकी थी। सब कुछ लाइव हो रहा था। पत्रकारों ने सवालों की बारिश शुरू कर दी थी। क्या आप अपनी बेटी की मोहब्बत की खातिर एक गरीब लड़के से उसकी शादी करके इस बात का सबूत दे सकते हैं कि आपकी नज़र में अमीरी गरीबी कोई अहमियत नहीं रखती और आप एक गरीब नौजवान को भी अपना दामाद बना सकते हैं? इलेक्शन ना होते तो शायद उसका बाप इतना बड़ा फैसला ना करता, लेकिन उस वक्त वो भी चुप था। जैस्मिन से पूछने लगा कि क्या तुम इस लड़के से मोहब्बत करती हो और इससे शादी करना चाहती हो? मैंने कहा नहीं नहीं, ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती, ये तो वीर। मेरे मुंह से अभी यही निकला था कि तभी जैस्मिन बोल पड़ी, हाँ मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पत्रकार कहने लगे, आप अपनी बेटी की शादी क्या इस लड़के से कर देंगे? क्या आप ये साबित कर देंगे कि आपकी नज़र में अमीर गरीब कोई भी अहमियत नहीं रखते? उसके बाप को उस वक्त सिर्फ वोटों की फ़िक्र थी, इसलिए उसने मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दी और उसे विदा भी कर दिया। मेरा बाप मजबूरन मुझे घर ले आया और ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा था। अभी मैं गाल सहला ही रहा था कि दूसरे गाल पर भी खींच के थप्पड़ मारा था। ऐसा सन्नाटेदार थप्पड़ था कि कान में सीटियाँ सी बजने लगी थीं। वो कहने लगे कि तुमने हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। जैस्मिन बस रोए जा रही थी। वो कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या समझ रहे हो कि उसका बाप तुम्हें दामाद कबूल कर लेगा? तुम नहीं जानते इलेक्शन होते ही तुम्हारे और मेरे साथ क्या होने वाला है। तुम्हें शर्म नहीं आई मालिक की बेटी के साथ इश्क लड़ाते हुए? अब मैं क्या कहता कि मैं तो मुफ्त में ही मारा गया। मैंने कहा, आपको ये सब किसने बताया? तो उन्होंने अपने मोबाइल खोल कर मुझे वीडियो दिखाई। वीडियो देखकर मैं समझ चुका था कि उस बेवकूफ़ फोटोग्राफर ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। फिर मेरे बाप ने कहा, जो कुछ भी होगा संभालोगे तुम ही। अब मुझे ज़रा भी कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ बहन भी बहुत परेशान थी कि ना जाने अब क्या होने वाला है। फिर मेरी बहन जैस्मिन को मेरे कमरे में छोड़ आई। पापा कहने लगे, अपनी बीवी का खर्चा तुम खुद उठाओगे, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मैं अपने कमरे में चला गया और ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वो सिसकियों से रो रही थी और अभी भी वीर का फ़ोन बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन जानता था कि आगे जो कुछ होने वाला है मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। रात को तो वो बेड पर सो गई, लेकिन मेरे कमरे में तो सोफ़ा भी मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे ज़मीन पर ही सोना पड़ा। लेकिन सुबह जो शोर शराबा शुरू हुआ मैं सोच भी नहीं सकता था। हमारे घर पर पथराव होने लगा। एक पत्थर मेरे कमरे की खिड़की को तोड़कर अंदर आया और